नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। पटना की खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पटना से ये बड़ी खबर, जहां पटना में सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर से चूक का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री जिले में बाढ़ से बचाव के लिए हो रहे कार्यों की समीक्षा के लिए सुपौल जिले का दौरा करने जा रहे थे। जैसे उनका काफिला उनके सरकारी आवास से निकला, उनके काफिले के साथ दूसरी गाड़ी भी जाती हुई दिखाई दी, जिसको लेकर प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में फिर से चूक का मामला सामने आया है। काफिले में दूसरी गाड़ी आ गई। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ से बचाव के लिए हो रहे कार्यों की समीक्षा के लिए सुपौल जा रहे थे और इसी बीच उनके काफिले में दूसरी गाड़ी आ गई। जैसे ही उनका काफिला उनके सरकारी आवास से निकला, उनके काफिले के साथ दूसरी गाड़ी भी नजर आई और जिसको लेकर प्रशासन पर सवालिया निशान अब खड़े हो रहे हैं। और सीएम की सुरक्षा में चूक का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार सीएम की सुरक्षा में चूक हो चुकी है। सीएम की सुरक्षा में कब कब चूक हुई है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। नालंदा में अप्रैल 2020 में सीएम की सभा स्थल में थोड़ी दूर पर धमाका हुआ। बख्तियारपुर में मार्च 2022 में जनसंवाद यात्रा में माल्यार्पण के दौरान हमला हुआ। फिर नवंबर 2020 मधुबनी में हरलाखी में जनसभा के दौरान प्याज से हमला हुआ। 2018 में सीएम नीतीश के काफिले पर पत्थर से हमला हुआ। फिर पटना पर नजर डालें, पटना 2018 में मुख्यमंत्री पर हमले की कोशिश की गई। बुलेटिन में बढ़ते आगे और पटना से बड़ी खबर, गिरफ्तार होंगे सुब्रत राय। पटना हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। हाजिरी नहीं होने पर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। आपको बताते चले, 2 राज्यों के डीजीपी को यह वारंट भेजा जाएगा। बिहार, यूपी के डीजीपी को भेजा जाएगा वारंट, साथ ही दिल्ली के सीपी को भी ये वारंट जाएगा और केस को लेकर कोर्ट में फिजिकल बैठक भी होगी। सुब्रत राय कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने फिर से वारंट जारी किया और मामले में 17 मई को फिर सुनवाई होगी। बुलेटिन में बढ़ते आगे और सुपौल से अगली बड़ी खबर, जहां सदर अस्पताल से कैदी फरार हो गया है। कैदी वार्ड से फरार हो चुका है और पुलिस की चौकसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वार्ड का ग्रिल काटकर कैदी फरार हुआ है। प्रशासनिक अमले ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। आपको बताते चले कि इलाज के लिए कैदी को अस्पताल लाया गया था, जहां कैदी जो है वो ग्रिल काटकर फरार हो गया है। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां सुपौल से ये बड़ी खबर, एक कैदी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां से कैदी जो है वो ग्रिल काटकर फरार हो गया है। अब इसके बाद पुलिस की चौकसी पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पर प्रशासनिक अमले ने चुप्पी साध रखी है। तो बड़ी खबर आपको सुपौल से बता रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, किस तरह से कैदी जो है वो ग्रिल काटकर वहां से फरार हो गया है। कैदी वार्ड से जो है वो कैदी फरार हो गया। आपको बताते चले कि सदर अस्पताल में कैदी को इलाज के लिए लाया गया था और इसी दौरान कैदी ने मौके की तलाश देखते हुए वहां से ग्रिल काटकर वहां से फरार हो गया। आपको बताते चले कि पुलिस की चौकसी पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। प्रशासनिक अमले ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरह से वहां पर कैदी को इलाज के लिए लाया गया था और किस तरह से जो कैदी है वहां पर ग्रिल वहां से काटता है, तोड़ता है और फिर वहां से निकल जाता है। बुलेटिन में बढ़ते आगे और सासाराम से यह बड़ी खबर, जहां जीएनएम प्रशिक्षण कॉलेज के छात्रावास में आग लग गई और सदर अस्पताल परिसर में जीएनएम छात्रावास से आपको बताते चले कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और 2 कमरों में आग फैल गई है। तस्वीरें आपके सामने की किस तरह से छात्रावास में आग लगी और 2 कमरों में आग फैल गई है। आपको बताते चले कि वहां से जितनी भी छात्राएं छात्रावास में मौजूद थी वो वहां से भाग चुकी हैं डर से, और बताया जा रहा है कि छात्रावास में प्लाईवुड का काम चल रहा था। 2 तस्वीरें आपके सामने, जीएनएम कॉलेज में छात्रावास में आग की तस्वीरें आपके सामने और किस तरह से छात्रावास में मौजूद
बावजूद छात्राएं जो डरी हुई हैं, सहमी हुई है, वो वहां से देखिए बाहर निकल चुकी हैं। बातचीत चल रही है, इस पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है और आपको बताते चले कि ये जानकारी निकलकर सामने आई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से छात्रावास में आग लगी है, लेकिन समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। ये क्या है कि वायर है, वायर से प्लाई लगा हुआ चीज़ है, उसमें जो प्रोग्राम हॉल है हमारा, उस प्लाई में जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ प्लाई आग पकड़ा है और आग पकड़ के जनरली जैसे 3-4 वहाँ लगातार पूरा फ्लोर पे प्लाई लग रहा है, तो धीरे धीरे आग पकड़ते हुए नीचे टेबल पे गिरा है और टेबल फिर आग पकड़ लिया है। इससे कैसे हुआ, मतलब शॉर्ट सर्किट सर अभी इलेक्ट्रिक आइटम है, हो सकता है कि नीचे से लाइन रहता है, एनी टाइम उसमें लाइन रहता है, तो कहीं ना कहीं वायर हो सकता है फॉल्ट हुआ होगा। फायर अफसर मैं यहाँ पहुँचा और आग लगी हुई थी बिजली के शॉर्ट सर्किट से, और उसको पानी और क्या कहते हैं कपड़े से इसको हमने और फायर एक्सटिंग्विशर से मैं इसको आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। और खबर गोपालगंज से, जहां गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने शादी समारोह से लौट रहे आरजेडी नेता डॉक्टर राम इकबाल यादव की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। और घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के राजघाट गांव स्थित घर के पास की बताई जा रही है, जहां बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटनास्थल पर ही ताबड़तोड़ गोलियां से फायरिंग की गई और बाद में डॉक्टर राम इकबाल यादव की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस पूरे मामले पर छानबीन जारी है। वहीं राम इकबाल यादव सारण प्रमंडल के छात्र इकाई के अध्यक्ष थे और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी नेता थे। आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उन्हें निजी तौर पर भी जानते थे। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर राम इकबाल बीती रात बाइक से शादी समारोह से शामिल होकर घर लौट रहे थे और इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने घर के समीप ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर गोलियां बरसा दी और वारदात के बाद हवाई फायरिंग करते हुए अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर काफी संख्या में ग्रामीण वहां पर पहुंच गए। आनन फानन में आरजेडी नेता को इलाज के लिए हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आरजेडी नेता को 3 गोलियां लगी और हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी में जुटी हुई है। हत्या भइल बा, बारात से आवत रहल तो रास्ता में गोली मार के हत्या हो गई। कहाँ हत्या हुई थी? बारात से आवत में घर के कुछ दूर पे। कुछ विवाद भी था पूर्व से? पहले से कुछ धमकी मिला था उनको। विवाद यह था कि केस कराए हुए थे, उसी पर धमकी मिला था कि केस वापस नहीं होगा तो गोली मरवा देंगे। यूपी के मदरसों में आज से पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य हो गया है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने सभी मदरसों के लिए कक्षा शुरू से होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया। ऐसे में अब बिहार के मदरसों में भी राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी ने जहां मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की मांग की है, तो आरजेडी ने इसका विरोध किया है। वहीं जेडीयू का कहना है कि इस पर सियासत ठीक नहीं है। और बताते चले आपको कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए जानना भी जरूरी है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान क्या है। अब इसे समझिए ग्राफिक्स के जरिए। जन गण मन अधिनायक जय हो राष्ट्रगान है और इसकी रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से ये बांग्ला भाषा में लिखी गई थी और इसे कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में लाया गया और 24 जनवरी 1950 को इसे संविधान सभा ने स्वीकार किया। इस गान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान गाते समय खड़ा होना अनिवार्य है। राष्ट्रगान राष्ट्र की पहचान है और इसे राष्ट्रीय त्योहारों पर गाया जाता है। साथ ही इससे राष्ट्रीय भावना प्रबल होती है।
और भारत राष्ट्रगीत क्या है ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राष्ट्रगीत के रचयिता हैं। मूल रूप से यह उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है। वंदे मातरम को संस्कृत मिश्रित बंगला में लिखा गया और वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का प्रेरणा स्रोत बना। भारत में इसे राष्ट्रगान से बराबर का दर्जा हासिल है। पहली बार 1896 में कांग्रेस के सत्र में इसे लाया गया। मुस्लिमों के विरोध के कारण इसे राष्ट्रगान का दर्जा नहीं मिला। या मदरसों के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का सबूत मांगना ये कहीं से उचित नहीं है। राष्ट्रभक्ति का सबूत देने के लिए मुसलमानों को राष्ट्र गाने से ही सिर्फ नहीं हो जाएगा। इसके लिए मुसलमानों ने देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, 1857 की क्रांति में जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों ने मिल करके जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, इससे बड़ी कुर्बानियां इस देश के लिए किसी और ने नहीं दी है। उत्तर प्रदेश का यह सरकार का काम काफ़ी सराहनीय है। इससे राष्ट्रीय भावनाएं प्रेरित होगी और राष्ट्र को एक बहुत बड़ी मजबूती भी प्राप्त होगी। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की सरकार की तर्ज पर बिहार के अंदर में और देश के तमाम राज्यों में मदरसों के अंदर राष्ट्रगान को अनिवार्य करना चाहिए। देखिए, राष्ट्रगान हर जगह हो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, स्कूलों में हो, मदरसों में हो। लेकिन साहब, स्कूलों और मदरसों में शिक्षक भी तो हों। बिहार के किसी भी स्कूल में, एक भी स्कूल में सभी विषय के शिक्षक नहीं हैं। इसकी भी तो बात होनी चाहिए। राष्ट्रगान पे सियासत बहुत ही गंदी बात है। ये सियासत नहीं होनी चाहिए। बिहार के सभी मदरसों में, चाहे वो सरकारी मदरसे हैं जिनको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है या प्राइवेट मदरसे हैं, सभी मदरसों में राष्ट्रगान पढ़ा जाता है। न सिर्फ पढ़ा जाता है बल्कि उससे मोहब्बत की जाती है। और वतन से मोहब्बत तो ये ईमान की अलामत है। इसमें सियासत या गवर्नमेंट से कोई इंस्ट्रक्शन जारी हो, गवर्नमेंट कोई रूल रेगुलेशन बनाए, तो ये तो सही नहीं है। और बुलेटिन में अब बात सियासी नशे की, यानी नशे पर सियासी ज्ञान की। बात इथेनॉल की, जिसे आरजेडी की सियासत शराब बता रही है, तो जेडीयू की सियासत बिहार का औद्योगिकीकरण कह रही है। लेकिन सवाल उठता है कि ये इथेनॉल क्या बला है और क्यों इस पर सियासत हो रही है, ये जानना जरूरी है। लेकिन सब कुछ जानने से पहले सुनिए सियासी बयानबाजी को। यही इथेनॉल शराब बनाओगे, इथेनॉल इज नथिंग, दैट इज शराब। इथेनॉल सबसे पहली बात एक्टिव इंग्रेडिएंट है शराब बनाने का, खुद शराब नहीं है। तुम शराब बनाओगे, इथेनॉल इज नथिंग, दैट इज शराब। शराब, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, अरे बाबा सब एक चीज है, लेकिन बाई प्रोडक्ट से बनता था, ये डायरेक्ट बनाए थे। पागल ही डिसीजन ले सकता है। इट्स नॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट, पीपुल्स इंटरेस्ट एंड पीपुल फ्यूचर्स। पता नहीं, दुनिया चलती है सीधे, आरजेडी उसके नेता चलते हैं तिखे, विरले हैं भाई अपने में। इथेनॉल सबसे पहली बात एक्टिव इंग्रेडिएंट है शराब बनाने का, खुद शराब नहीं है। अकेले कोई इथेनॉल पी जाएगा ना तो उससे इंद्र भगवान के दरबार पहुंचेगा सोमरस लेने के लिए। इथेनॉल एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है शराब का, वो खुद में शराब नहीं है। इथाइल अल्कोहल जरूर कहते हैं उसे, लेकिन जगता वो ये कैसे भूल गए कि आज ऑल्टरनेट फ्यूल की बात हो रही है, उसमें इथेनॉल का क्या रोल है। पूरा विश्व पागल है इथेनॉल के पीछे। अकेले बिहार 12 करोड़ लीटर प्रोड्यूस करता है, 12 करोड़। इथेनॉल से गाड़ियां चलेगी। आदरणीय जगता बाबू के ज्ञान पर मुझे अजब तरीका का हास्यास्पद लगता है कि राजद में कौन सा ज्ञान चलता है कि विकास को इनको अच्छा नहीं लगता है। अब इथेनॉल से इनको शराब नजर आ रहा है, तो ये ज्ञान पता नहीं इनको कहां से आया है।
आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निशाने पर नीतीश सरकार की वो महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके तहत बिहार में इथेनॉल की फैक्ट्रियां खोली जा रही है ताकि इसमें इथेनॉल का उत्पादन हो। आखिर सरकार इथेनॉल का उत्पादन क्यों कर रही है जिससे शराब बनाई जाती है, जबकि नीतीश सरकार ने पूरे बिहार में शराबबंदी लागू कर रखी है। आरजेडी इसी को मुद्दा बना रही है कि आखिर सरकार शराब क्यों बना रही है। इस पर जेडीयू ने पलटवार किया और कह दिया कि आरजेडी नेताओं को सामान्य ज्ञान की कमी है। बढ़ते आगे और बगहा से बड़ी खबर, जहां मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवा के साथ बारिश हुई और वाल्मीकि नगर इलाके में बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो देखिए बगहा की ये तस्वीरें जहां मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिख रहा है। तेज हवा के साथ बारिश हुई है वाल्मीकि नगर में और अब जो है लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। और इधर छपरा से बड़ी खबर, कुएं में डूबने से बच्चों की मौत हो गई। आपको बताते चले कि लीची तोड़ने के दौरान यह हादसा हुआ। बगीचे के मालिक ने खदेड़ा था और भागने के दौरान कुएं में बच्चे गिर गए। भेल्दी में कुएं में बच्चे गिरे जहां बच्चे की मौत हो गई। आपको बताते चले छपरा से यह बड़ी खबर, जहां लीची तोड़ने के दौरान यह हादसा हुआ। बगीचे के मालिक ने खदेड़ा और बच्चा जो है वो कुएं में गिर गया। तो कुएं में डूबने से बच्चों की मौत हो गई। आपको बताते चले कि लीची तोड़ने के दौरान ये हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा। छपरा से ये बड़ी खबर, बगीचे के मालिक ने खदेड़ा, लीची तोड़ने से मना किया और इससे लेकर बगीचे के मालिक ने खदेड़ा और जिसके बाद बच्चा जो है वो कुएं में गिर गया। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां बच्चा जो है इस कुएं में गिर गया। लीची तोड़ने के दौरान ये हादसा हुआ है। आपको बताते चले कि बगीचे के मालिक ने खदेड़ा था और ये भेल्दी में कुएं जहां 2 बच्चे गिर गए हैं। तो ये बड़ी खबर छपरा से, जहां कुएं में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। और वैशाली से बड़ी खबर, जहां नकली गोल्ड देकर लाखों की ठगी का मामला सामने आया। 40 लाख का नकली गोल्ड दिया गया और 13,80,000 का लोन कराया गया। सराय बाजार में फाइनेंस कंपनी है और ब्रांच मैनेजर पर केस दर्ज कर लिया गया है। 2 और अधिकारी पर इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है और 3 ग्राहकों पर भी केस दर्ज किया गया है। एरिया मैनेजर ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की। पटना सदर प्रखंड की मनमानी की वजह से सैकड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा है। एसएससी के फॉर्म भरने की तारीख 15 मई तक है और अभ्यर्थियों का अब तक जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है। सैकड़ों अभ्यर्थी ऑफलाइन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन यहां कर्मचारी ही गायब रहते हैं। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। पटना सदर ब्लॉक भगवान भरोसे चल रहा है। ये जो बिहार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये है कि जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र जमा करना है, जिसकी अंतिम तारीख 15 मई है। लेकिन जमा करें तो कैसे करें, क्योंकि जो काउंटर है देख सकते हैं आरटीपीएस काउंटर, ये 10:30 बजे दिन तक बंद है, जबकि 10 बजे ही इसे खुलना है। कोई कर्मचारी नहीं है। आप देख सकते हैं इसे अगर नोक भी करेंगे तो आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कोई नहीं है। आप देख सकते हैं 1 नंबर से लेकर 2, 3, 4 चारों काउंटर बंद है। नहीं लग रहा है ना कि 3 दिन से आके दौड़ रहे हैं, कभी यहाँ आइए कभी वहाँ जाइए, और 8 बजे आए हैं आज, सोच रहे हो जाएगा, बट अभी तक नहीं खुला है यहाँ का। ये क्या करें, अभी बहुत दिक्कत है हम लोग को, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। कभी डेट है 15 तारीख तक। 15 तक डेट है। यस सर। बेटी का ये आधार का ये बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र। अच्छा। लेकिन 15 तक डेट है सर, पता नहीं। एसएससी का है जी, नहीं बना अब तक। नीट का भी है, नहीं बना अब तक। नहीं बना सर। बहुत दिक्कत है यहाँ, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी 8 बजे से यहाँ लोग लाइन लगे हुए हैं। 10:30 बज रहा है, अभी तक कोई काउंटर खुला नहीं है। पिछले 7 दिन से आरटीपीएस बंद है। कैफे में आदमी बैठा हुआ है, घंटों बैठा हुआ है, कब आवासीय बनेगा, कब नहीं बनेगा। हमारा कैमरा जब ऑन हुआ है तो ये शटर ऊपर उठ गया है, काउंटर खुल गया है, ये कर्मचारी आपको नजर आने लगे हैं। तो ये स्थिति है। अगर मीडिया कर्मी यहाँ नहीं पहुँचता, हमारी टीम नहीं पहुँचती, तो शायद ये कार्यालय कब खुलता ये गारंटी नहीं है। काउंटर 10:30 से और फिर 10 बजे से। कहाँ थे? यही है, रूम में। पब्लिक से पूछ सकते हैं कितने बजे आए हैं। काउंटर क्यों बंद था? काउंटर 10:30 से खुलने का समय है। काउंटर से इतनी भीड़ क्यों है?
भीड़ है जातिवासी के लिए। मेरा कहना यही कि 10-10 दिन सरकारी न्यूज के अनुसार, ठीक कार्य दिवस के अनुसार 10-10 दिन सब चीज का जातिवासी आय का समय सीमा है, ठीक है, सरकारी अनुसार, ठीक है। तो 10-30 दिन तो ऐसे चला गया, ठीक है। 30 दिन आप फॉर्म भरने का डेट दिए हैं, तो किस तरह क्या होगा, ये प्रॉब्लम है कि अब एसएससी डेट बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। 15 तक प्रमाण पत्र जमा करना है और फॉर्म भरना है, लेकिन अभ्यर्थी करें तो क्या करें, क्योंकि ब्लॉक पर लगातार मनमानी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच सहरसा से बड़ी खबर, 1 करोड़ का सोना चोरी का मामला सामने आया। आपको बताते चले कि एसबीआई लॉकर से ये चोरी की घटना हुई है। बैद्यनाथपुर में बैंक की ये शाखा है और बैंक के 2 कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की गई। तो ये बड़ी खबर सहरसा से, जहां 1 करोड़ का सोना चोरी का मामला सामने आया है। एसबीआई लॉकर से चोरी हुई है और बैद्यनाथपुर में बैंक की शाखा है। आपको ये भी बताते चले कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बैंक के 2 कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की गई। तो बड़ी खबर सहरसा से, जहां आपको बताते चले कि एसबीआई लॉकर से करीब 1 करोड़ का सोना चोरी हुआ है। बैद्यनाथपुर में बैंक की शाखा है और बैंक की शाखा बैद्यनाथपुर, जहां एसबीआई लॉकर और वहां से 1 करोड़ रुपए का सोना चोरी का मामला सामने आया है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।